हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि यूपी लेखपाल की परीक्षा में एक एक नंबर की लड़ाई सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच की दीवार होती है। पिछले 3 दिनों में हम लगभग 150 से 200 सवाल कवर कर चुके हैं, लेकिन आज का यह दिन यानी कि डे 4 सबसे खास है, क्योंकि आज हम उन ट्रिकी सवालों को हल करेंगे जो अक्सर मेरिट लिस्ट तय करते हैं। अगर आप भी लेखपाल बनने का सपना देख रहे हैं तो आज की ये क्लास मिस करना मतलब तैयारी में पीछे छूटना है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम, विजयलक्ष्मी अधिनियम, नायडू अधिनियम या नानावटी अधिनियम? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शारदा अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो लड़कों की न्यूनतम आयु थी विवाह की, लड़कों की न्यूनतम आयु जो थी विवाह की वो 18 वर्ष थी और लड़कियों की न्यूनतम आयु विवाह की कितनी थी? 14 वर्ष थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या बोध गया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सारनाथ। पहला उपदेश, इस घटना को क्या कहा गया? इस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। और यह उपदेश जो है सारनाथ में दिया गया था, किसको दिया था? तो अपने 5 शिष्यों को दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, ब्रिटिश सरकार ने मॉडले मिंटो सुधार की घोषणा किस वर्ष में की थी? ऑप्शन है आपके पास 1903, 1909, 1912 या 1939। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1909। इसमें मॉडले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सांप्रदायिक आधार पर यानी कि कम्युनिटी के आधार पर अलग अलग निर्वाचन प्रणाली को निर्धारित करना या उसके लिए शुरुआत करना। ठीक है, जो निर्वाचन प्रणाली थी उसकी शुरुआत करना, कैसे? अलग अलग कम्युनिटी के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, 6वीं से 14वीं शताब्दी तक कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? ऑप्शन है आपके पास अंग, मगध, वैशाली या वज्जी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मगध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपके पास गंगा, गंडक, पुनपुन या निरंजना। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि निरंजना नदी के तट पर 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, 1795 से 1804 के बंगाल विनियम अधिनियमों ने क्या घोषित किया? सती प्रथा अवैध, कन्या हत्या अवैध, विधवा विवाह वैध या बाल विवाह अवैध। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कन्या हत्या अवैध। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार जो थी वो शिशु कन्या जो थी उनकी हत्या पर बैन लगाना चाहती थी। शिशु कन्या जो थी उनकी हत्या पर बैन लगाना चाहती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण, ये परिनिर्वाण है, ठीक है, परिनिर्वाण 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 प्राप्त किया था? 55 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में, 75 वर्ष की आयु में या 60 वर्ष की आयु में? तो इसका सही आंसर है आपका 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में जो है महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, 1818 में हेनरी कोगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? ऑप्शन आपके पास मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता। 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में यह मिल स्थापित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, भगवान महावीर स्वामी को कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके पास नालंदा, अनंतपुरी, कौशाम्बी या जृप का ग्राम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जृप का ग्राम में जो है भगवान महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत कौन सा था? ऑप्शन है आपके पास अवध, मैसूर, पूना या तंजौर। तो आपसे पूछा है दूसरा प्रांत, तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैसूर। सहायक संधि कौन लेकर आया था? सहायक संधि लेकर आया था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली, वेलेस्ली, ठीक है, इन्होंने सहायक संधि जो है लेकर आए थे। ये सबसे पहले किसने स्वीकार करी थी? सबसे पहले स्वीकार करी थी हैदराबाद ने। ठीक है, हैदराबाद ने, उसके बाद मैसूर में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, काशी, चंपा, मथुरा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मथुरा। देखिए, अगर आपकी एंशियंट हिस्ट्री कमजोर है, आपको लगता है कि आपको एंशियंट हिस्ट्री में अभी भी रिवीजन की जरूरत है, तो रैंकअप 360 के चैनल पर पूरी एंशियंट हिस्ट्री का जो है चैप्टर वाइज उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12, किस स्मारक से बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, महाबौद्धि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला। तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाबौद्धि मंदिर समूह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, इनमें से कौन हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी? इसमें ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, जिस भी जो राज्य था या जिस भी राजा के पास कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, कोई भी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो वो उसके राज्य को ब्रिटिश सरकार में मिला लेते थे, ठीक है, यानी कि उनके राज्य को छीन लेते थे। इनमें शामिल होने वाले जो साम्राज्य थे या जिनको हम कह सकते हैं राज्य थे, वो झांसी, सतारा और नागपुर जैसे राज्य थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न 14, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शन है आपके पास शेर, सांप, शंख या बैल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांप। प्रश्न 15, ब्रिटिश भारत में महलवाड़ी प्रणाली मुख्य रूप से कहाँ लागू की गई? ऑप्शन है आपके पास बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मद्रास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, आदि पुराण किस जैन तीर्थंकर का संत चरित संग्रह है? ऑप्शन है आपके पास महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ या नेमिनाथ। जैसे कि इसका नाम है आदि पुराण, तो ये किसके जीवन से जुड़ी हुई कथाएं इसमें है? आदिनाथ से। आदिनाथ की जुड़ी जो जीवन की कथाएं हैं वो आदि पुराण में जो है संकलित की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17, स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन आपके पास बंगाल और बिहार, उड़ीसा और यूपी, गुजरात या राजस्थान। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंगाल और बिहार। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 में, किसने? कॉर्नवालिस ने 1793 में जो है बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें जो जमींदार होता था उसको भूमि का स्थायी मालिक बना दिया जाता था और उसी को ही कर संग्राहक बनाया जाता था, यानी कि वही सबसे कर लेकर ब्रिटिश सरकार को देते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18, कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर जिन कहलाए, जिन का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके पास विजेता, महान आत्मा, भगवान या अहिंसक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजेता। विजेता मतलब जिसने अपनी इंद्रियों यानी इच्छाओं और अपने मानसिक विकारों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपनी इच्छाओं पर और अपने मानसिक विकारों पर, यानी कि दिमागी जो हमारी गंदगी होती है उस पर, मानसिक विकारों पर विजय पाली हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला डाकघर कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन है आपके पास सिक्किम, मद्रास, पुणे या बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉम्बे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या तिपिटक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके पास 3 पवित्र विहार, 3 टोंकरियां या संग्रह, 3 अवतार या 3 प्रथम अनुयायी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 टोकरियां या संग्रह। बात करें तो त्रिपिटक की, तो त्रिपिटक में जो है 3 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अभिधाम पिटक, ठीक है। तो ये 3 जो है त्रिपिटक कहलाते हैं।
अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सुत्त पिटक में किस चीज का वर्णन किया गया है, विनय पिटक में किस चीज का वर्णन किया गया है और अभिधाम पिटक में किस चीज का वर्णन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है शिक्षा देना, अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय पाना या सेवा करना। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि कैवल्य का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना या अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, ब्रिटिश काल की पंचायती प्रणाली में सबसे प्रमुख कमी कौन सी थी? सत्ता का विकेंद्रीकरण, कमजोर ढांचा एवं गैर प्रतिनिधित्व, कृषि नीतियां या भ्रष्टाचार। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमजोर ढांचा व गैर प्रतिनिधित्व। क्योंकि गैर प्रतिनिधित्व क्योंकि इसमें जो स्थानीय लोग थे उनको प्रतिनिधित्व का चांस नहीं मिला था, इसलिए ये गैर प्रतिनिधित्व कहा गया। प्रश्न 23, किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में प्रवेश दिया गया? सारनाथ, वैशाली, श्रावस्ती या राजगीर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली। बात करें बौद्ध भिक्षुओं में सबसे पहली शामिल होने वाली महिला कौन थी? वो थी महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ, जो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, जो कि इनकी मौसी भी थी। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24, 1882 में गठित हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राथमिक शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25, राजा बिंबिसार के दरबार में बुद्ध के निजी चिकित्सक का क्या नाम था? अजातशत्रु, सारिपुत, जीवक या राहुल। देखिए अजातशत्रु तो नहीं था, अजातशत्रु तो राजा थे। राहुल भी नहीं था, राहुल महात्मा बुद्ध के पुत्र थे। अब बचे सारिपुत और जीवक, तो इनमें से थे जीवक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है आपके पास कश्मीर, गया, राजगीर या पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजगीर। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद में ही पहली संगीति आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? राजगीर में। अब आप बताएंगे कि किसके शासनकाल में यह आयोजित की गई थी और किसने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों का जवाब आप देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में किन दो स्थानों के बीच चली? ऑप्शन है आपके पास बम्बई से ठाणे, बम्बई से सूरत, दिल्ली से ठाणे या बम्बई से पुणे। तो इसका सही आंसर है आपका बम्बई से ठाणे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। और ये कम से कम कितनी लंबी थी? 34 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, चलिए प्रश्न 28, भगवान महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? पावापुरी, पुरुषपुरा, राजगृह या कपिलवस्तु। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पावापुरी में भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में। वहीं हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में की थी? तो 80 वर्ष की आयु में की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29, 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत बालिका विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? ऑप्शन आपके पास 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष या 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 वर्ष। इस अधिनियम के तहत जो लड़कियों की न्यूनतम आयु थी विवाह की, वो 10 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी? 12 साल कर दी गई। प्रश्न 30, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर, ऋषभदेव, पारसनाथ या पद्मनाभ। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऋषभदेव। ठीक है, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? ऑप्शन है आपके पास दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, विपिन चंद्र या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन की उपाधि भी दी जाती है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32,
त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं का संकलन है? ऑप्शन है आपके पास दीपवंश, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या विनय पिटक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुत्त पिटक। सुत्त पिटक ही वह ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। प्रश्न 33, अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज में शुरू किया गया सबसे बड़ा योगदान क्या था? ऑप्शन आपके पास शिपिंग, रेलवे, खान या बैंकिंग। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेलवे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज को सबसे बड़ी धरोहर कौन सी दी गई? रेलवे की दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जानी है? तो इसके ऑप्शन है आपके पास कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या बामियान में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुशीनगर में स्थापित की जानी है। प्रश्न 35, ब्रिटिश ने किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी। तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय भी उन्हीं की तरह अंग्रेजी बोलना सीखें। प्रश्न 36, बौद्ध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, या बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, पहला उपदेश दिया था या निर्माण प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, किसके? एक बोधि ट्री के नीचे, यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37, भारत की सबसे पहली अनियमित जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1852, 1872, 1881 या 1952 में। तो इसका सही आंसर है आपका 1872, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। और ये जनगणना किसने करवाई थी? ये करवाई थी लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, तो ये तो थी अनियमित अनियमित जनगणना। लेकिन इसके बाद 1881 में एक जनगणना और कराई थी। किसने कराई थी? ये जनगणना कराई थी आपकी लॉर्ड रिपन ने। किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन ने कराई थी। लॉर्ड रिपन ने कराई थी। और ये जनगणना कैसी थी? ये नियमित और पूर्ण रूप मतलब पूर्ण जनगणना थी। ये तो अनियमित थी, ये नियमित और पूर्ण जनगणना थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38, जैन धार्मिक परंपरा के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए? 14, 24, 12 या 22। सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। प्रश्न 39, भारत में आधुनिक यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम का श्रेय किसे जाता है? भारतीय शासक, ब्रिटिश शासक, मुगल शासक या डच शासक। तो इसका सही आंसर है आपका ब्रिटिश शासकों को जाता है। प्रश्न 40, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत कौन सा है? कर्म, अहिंसा, वैराग्य या निष्ठा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अहिंसा। देखो उनका मौलिक सिद्धांत जो है वो अहिंसा है, और उनका जो मुख्य वाक्य है वो क्या है? अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, वो ना सिर्फ मनुष्यों को बल्कि जीव जंतु और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन पर भी अहिंसा करने की बात करता है। प्रश्न 41, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? 1775 में, 1765 में, 1773 में या 1792 में। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1773 में, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 42, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी कि देहांत उनका कब हुआ था और कहाँ उनको उन महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी? बौद्ध गया में, कुशीनगर में, राजगृह में या वैशाली में। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुशीनगर में उनको मृत्यु प्राप्त हुई थी। प्रश्न 43, इनमें से कौन सी ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? जमींदारी, महलवाड़ी, दस्तक या रैयतवाड़ी। देखिए महलवाड़ी और रैयतवाड़ी तो थी, इसके अलावा जमींदारी भी थी। क्या नहीं थी? तो दस्तक नहीं थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि इसने हमसे पूछा है नहीं थी। प्रश्न 44, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? नेमिनाथ, वर्धमान महावीर, पार्श्वनाथ या ऋषभनाथ। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्धमान महावीर को 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में माना जाता है। प्रश्न 45, लॉर्ड डलहौजी ने किस आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया?
ऑप्शन है आपके पास सहायक संधि, युद्ध द्वारा, कुशासन व अव्यवस्था या हड़प नीति। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये आंसर इजीली पता होगा कि कुशासन और अव्यवस्था का जो है प्रूफ देकर या एक तरीके से कुशासन का हवाला देकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाब कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह को अपने राज्य से हटा दिया था और जो अवध था उसको ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया था। प्रश्न 46, ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान या बौद्धि? सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। प्रश्न 47, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड मेटकॉफ? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉर्ड कैनिंग। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जो कि एक समाज सेवी थे। उन्होंने जो है बहुत प्रयास किए समाज में से ये कुप्रथा हटाने का कि विधवा जो है वो पुनर्विवाह नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने काफी सारी जो है समाज की जो बंदिशें थी उनसे लड़ाई की और उसके बाद लॉर्ड कैनिंग द्वारा इस कानून को पारित करवा दिया गया, ठीक है, 1856 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैन शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पूर्व कहाँ लिपिबद्ध किया गया, यानी कि उनको कहाँ लैंग्वेज में बांधा गया था? तो पटना बिहार, श्रावस्ती यूपी, वल्लभी गुजरात या श्रवण बेलगोला? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वल्लभी गुजरात में जो है उनको लिपिबद्ध किया गया था। प्रश्न 49, जैन धर्म के त्रिरत्न यानी कि 3 ज्वेल्स इनमें से कौन से हैं? भाषण, ज्ञान या आचरण, विश्वास, ज्ञान या व्यवहार, विश्वास, ज्ञान या आचरण, विश्वास, पथ या आचरण? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्वास, ज्ञान और आचरण। अगर आपने जैन धर्म वाला वीडियो देखा है तो उसमें हमने पढ़ाया था आपको 3 रत्नों के बारे में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ठीक है, इन्हें ही त्रिरत्न कहा जाता है। प्रश्न 50, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है आपके पास 12, 16, 20 या 24? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16। बात करें प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों की तो प्राचीन जैन यानी जैन ग्रंथ कौन सा था? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो बौद्ध ग्रंथ था आपका अंगुत्तर निकाय। दोनों ही ग्रंथों में 16 महाजनपदों के बारे में बात की गई है। प्रश्न 51, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? ऑप्शन है आपके पास भूमि स्पर्श मुद्रा, धम्म चक्र परिवर्तन, अभय मुद्रा या ध्यान मुद्रा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था। प्रश्न 52, बौद्धों के लिए सारनाथ क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है? क्योंकि यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, या यह जन्मस्थली है, महापरिनिर्वाण हुआ था, या यहाँ पर पहला उपदेश दिया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि यहाँ पर पहला उपदेश दिया गया था। कहाँ पर? सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था। और इस पहला उपदेश देने की जो घटना थी इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 53, आज के दिन का यह आखिरी सवाल है। बुद्ध ने बोध गया जाने से पहले 6 साल तक कहाँ तपस्या की थी? ऑप्शन है आपके पास लुम्बिनी, सारनाथ, डुंगेश्वरी गुफा या कुशीनगर? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि डुंगेश्वरी गुफा। तो आज के दिन का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जिसको आपको लगता है कि इस वीडियो की नीड है उसको इसको शेयर करना है। और हाँ, अपनी प्रैक्टिस को नहीं भूलना है। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग से उनको कमेंट बॉक्स में जरूर आपको लिखना है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। डे 5 में फिर से आपके लिए नए सवाल लेकर आएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अलग अलग प्रश्न पत्रों में से यानी कि आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे हम, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच।